वेलकम टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है हमारे जैम के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे और अपना एमसीक्यू का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको एमएसक्यू का सेक्शन आएगा और लास्ट में हम नेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 2020 में आए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय। आपको एक एक के बारे में पहले डिटेल में अगर पता होना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इवन कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो, जो एमएसक्यू क्वेश्चंस हो, इसमें आप अगर ऑप्शंस देखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस आपको पता है ये मिनरल से रिलेटेड है। उसके बाद आपको हम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इट इज रिलेटेड टू योर हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर या हार्डनेस ऑफ द सिंपल वाटर। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है आपको पता है कि जो कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी होती है कि अगर एक हायर पार्ट से लोअर पार्ट में अगर वाटर फ्लो हो रहा है या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो इक्वेशन गवर्न होती है वो बर्नौली इक्वेशन होती है। और डार्सी लॉ जो होता है वो आपका फ्लो ऑफ द वाटर के लिए भी डार्सी लॉ होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज रिलेटेड टू द हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिनरोलॉजी से रिलेटेड है। ये थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा कि हेक्सागोनल सिस्टम जो होता है उसमें हमारे जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं। आपका हेक्सागोनल सिस्टम में दो कैरेक्टराइजेशन है, एक ट्राइगोनल है, दूसरा हेक्सागोनल है। ट्राइगोनल जो कैरेक्टराइज होता है वो 3/4 एक्सिस ऑफ रोटेशन एट सी एक्सिस पे होता है, जबकि हेक्सागोनल को अगर कैरेक्टराइज करेंगे तो इतने क्लासेस आते हैं इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो हेक्सागोनल ट्राई पिरामिड है, वो 6/m से शो करता है। 6/m का मतलब होता है 6-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट सी एक्सिस एंड वन प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू द सी एक्सिस। ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप 2 नंबर का आराम से कर सकते हैं। बट इसको आप तब थोड़ा डिटेल में पढ़िए जब आपके सारे चैप्टर्स कायदे से तैयार हो गए हों, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए ज़्यादा टाइम देना, आपको एग्जाम क्लियर भी करना है। देखिए 2 चीज़, आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, साथ साथ अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग को अपने कोर्स को डिफाइन करना है और अपने टाइम को उसको देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अ मिरर प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3 वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल 6-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारा डी आंसर हो गया एज पर द क्लासिफिकेशन जो हमको पिछले लास्ट स्लाइड में दिया हुआ था। अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मैचिंग वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आपको करना हो तो थोड़ा बहुत भी अगर आपका आइडिया हो तो आप यहाँ से मिला के आप जो ऑप्शन दिए हैं आप उस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्रॉस हेज क्या होता है, कार्लसबर्ग क्या होता है, पॉलीसिंथेटिक क्या होता है, ब्राजील क्या होता है और ये कैसे कैसे मिनरल से रिलेटेड है। यहाँ पे ट्यूनिंग की बात हो रही है तो हम एक एक ट्यूनिंग को डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि जो 2 कॉमन ट्यूनिंग होती है, वो जो लॉ होते हैं वो एक अल्बाइट लॉ होता है और पेरिक्लिन लॉ होता है, और ये दोनों मिला के ही आपके कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिक्लिन एंड अल्बाइट ट्यूनिंग प्रोड्यूस क्रॉस हेज पैटर्न। और यही क्रॉस हेज पैटर्न जो होते हैं आपको माइक्रोक्लीन को डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही मदद करते हैं जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो क्रॉस हेज है इट इज रिलेटेड टू माइक्रोक्लीन। तो हमारा P2 हो गया। तो इस ऑप्शन में P2 देखते हैं तो या तो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। चलिए अब और दूसरा डिटेल में देखते हैं कि प्लेजियोक्लेस के बारे में क्या है। प्लेजियोक्लेस एग्जिबिट्स पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग एज पर अल्बाइट लॉ। जो अल्बाइट लॉ के हिसाब से आपका पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग दिखाता है प्लेजियोक्लेस। तो आपका प्लेजियोक्लेस किससे रिलेटेड हो गया, पॉलीसिंथेटिक से। तो ये आपका R1 हो गया। तो इसमें R1 कौन सा है, ये आपका ये R1 है। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा। बट फिर भी हम डिटेल में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऑर्थोक्लेस और सेनिडाइन जो है इट इज बिलोंग्स टू द मोनोक्लिन क्रिस्टल सिस्टम एंड एग्जिबिट मैन-बेश ट्यूनिंग, कार्लसबर्ग ट्यूनिंग एंड बविनो ट्यूनिंग। तो आपका जो जिप्सम आल्सो बिलोंग्स टू द मोनोक्लिनिक सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम एंड शोज सॉलो टेल ट्यूनिंग। तो आपको ऑर्थोक्लेस और सेनिडाइन किस तरह के ट्यूनिंग शो कर रहा है, मैन-बेश ट्यूनिंग, कार्लसबर्ग ट्यूनिंग और बविनो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू जो आपका है, क्यू आपका Q3 से रिलेटेड हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे आ गया। तो आंसर भी आपका सही है। बट थोड़ा सा थ्योरी आपको मैं और बता दूं, जो लास्ट बचा है जो कैल्साइट और क्वार्ट्ज होता है वो आपको एग्जिबिट पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग वाइल क्वार्ट्ज शोज डॉफाइन, ब्राजील एंड
एंड जापान ट्यूनिंग। तो थोड़ा सा डिटेल भी हमने दे दिया, और ऑप्शन वाइज जहां जैसे ही आपको 2-3 ऑप्शन मिले तो आप आंसर भी टिक कर सकते हैं, और तो आपका आंसर बी आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं कि जल्दी से आंसर को कैसे सॉल्व करना है। नॉलेज तो आपने गेन कर लिया, अब आपको जैम में अच्छे नंबर लाने हैं, स्कोर अच्छे करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक तरीका होता है MCQ सॉल्व करने का कि आपने ऑप्शन मिला लिया और जल्दी से टिक करके आगे चले गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये एविडेंस ऑफ लेट पैलियोजोइक ग्लेशिएशन। हमको यहाँ पे ग्लेशिएशन के बारे में पता करना है जो कि पैलियोजोइक एरा में हुआ था। तो समहाउ उसके बारे में हम देखेंगे कि ग्लेशिएशन के क्या साइंस होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि जो ग्लेशिएशन कब हुआ था और किस किस वजह से ग्लेशिएशन कब हुआ था और उसके साइन क्या। अब जैसे कि आपको सारे फॉर्मेशन आपको पता है, ये सारे के सारे फॉर्मेशन आपके गोंडवाना के हैं। गोंडवाना में आपके पंचे सबसे ऊपर आता है, उसके बाद ये सारी सीरीज आती है जिसमें आपका तालचीर हो गया, मोतूर फॉर्मेशन हो गया, बराका फॉर्मेशन हो गया। जो आपकी मोतूर फॉर्मेशन है ये समहाउ इक्विवेलेंट टू आपका बैरन मेजर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो एक एक के बारे में हम जानेंगे कि किसमें हमारे पास क्या मिनरल्स हैं और क्या डिपोजिशन इन्वायरमेंट रहा है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो ग्लेशिएशन कब हुआ था या नहीं हुआ था। जो पंचित फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो ये मोस्टली जो इसमें एब्सेंस ऑफ कोल्ड सीम आता है, तो अगर एब्सेंस ऑफ कोल्ड सीम है इसका मतलब ये एरिड क्लाइमेट में इसका एरिड इन्वायरमेंटल है डिपोजिशन का। तालचीर की बात करेंगे तो जैसे आपको पता है तालचीर बोल्डर बेड्स होते हैं, बोल्डर में यहाँ पे स्ट्राइएशन देखे गए जो कि स्ट्राइएशन इंडिकेट करते हैं ग्लेशिएशन ओरिजिन को, मतलब कोल्ड क्लाइमेट को जो कि रिलेटेड टू ग्लेशिएशन है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे बी हो गया, बट हम मोतूर फॉर्मेशन और बराकर फॉर्मेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये इक्विवेलेंट टू बैरन फॉर्मेशन है, ये भी लैक ऑफ सीम्स है। कोल्ड सीम है, अगर लैक ऑफ कोल्ड सीम है तो इसका भी मतलब आपका एरिड क्लाइमेट है। और बराका फॉर्मेशन में कोल्ड सीम पाई जाती है, आपको पता है कोल्ड डिपॉजिट के लिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो ये ह्यूमिड कंडीशन है। हमने इसलिए थोड़ा सा बता दिया कि हो सकता है कल को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बराका फॉर्मेशन का डिपोजिशन इन्वायरमेंट क्या है या मोतूर फॉर्मेशन का डिपोजिशन इन्वायरमेंट क्या है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर ग्लेशिएशन का तो तालचीर फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल गया मोतूर फॉर्मेशन बैरन लैंड के इक्विवेलेंट होता है जो कि कोल्ड सीम एब्सेंस है, तो वहाँ पे एरिड क्लाइमेट हुआ है। अब पंचेत के भी एरिड क्लाइमेट है और बराका फॉर्मेशन आपका ह्यूमिड क्लाइमेट में डिपोजिशन हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लैंडफॉर्म इन ग्रुप 1 विद द क्रॉसपॉइंट। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, फिर यहाँ पे अब मैचिंग वाला है। आपको पता है सिंडर कोन किसके इक्विवेलेंट होता है, सिंडर कोन आपका कोन है, कोन यहाँ आपके वॉल्केनो से इक्विवेलेंट होता है। तो P3 हो गया, तो इसमें देख ली P3 कौन सा है, या तो ये आपका एक्सक्लूड हो गया P3। अब या तो A होगा या तो D होगा। ऑक्सबो लेक आपको पता है, ऑक्सबो लेक आपका फ्लूवियल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपका Q4 हो गया, ये भी Q4 है। अब ये आंसर आपका ए ऑटोमेटिकली आगे ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं ना, मगर हम फिर भी देख लेते हैं कि और चीज़ें क्या है। तो हमारा ऑक्सबो इट इज़ रिलेटेड टू फ्लूवियल ओरिजिन। द्रास जो होता है वो एलियन बेड फॉर्म होता है, जस्ट इट इज़ इक्विवेलेंट टू रिपेल फॉर्मेशन। और जो ड्रमलिन्स होते हैं, ड्रमलिन्स आपके ग्लेशियर ओरिजिन होते हैं, ये टिल होते हैं, ये हिल्स ऑफ टिल टाइप का मटेरियल होता है जो कि डिपोजिशन होता है ग्लेशियर एनवायरमेंट में, तो इट इज़ रिलेटेड टू ग्लेशियर। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली हो गया। डिटेल हमने आपको बताई था, आपको और ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। बाकी आंसर आप जैसे ही आपने शुरुआत में देखा था ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।